हेलो फ्रेंड्स। ये डे 2 का सेकंड सेशन है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम इंश्योरेंस हम लेते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस हम ख़रीदते हैं या लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, क्या इंश्योरेंस लेने के बाद उसमें क्या क्या एडिशन होते हैं, क्या क्या बोनस जुड़ते हैं, ये सब चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होती है? प्रीमियम वो प्राइस है जो कि हम इंश्योरेंस ख़रीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो लिखा है इसमें, प्राइस पेड बाय द पर्सन टू बाय एन इंश्योरेंस। ठीक, ये हमारी होती है प्रीमियम। तो अब प्रीमियम की बात करें अगर, तो प्रीमियम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो प्रीमियम रेट्स जो डिपेंड करते हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पहली चीज़ है एज, दूसरी चीज़ है हेल्थ, तीसरी चीज़ है ऑक्यूपेशन, और चौथी चीज़ है कौन सा तरीके का प्लान लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं टर्म प्लान सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है। ठीक, अगर टर्म प्लान लेंगे तो प्रीमियम कम आएगी, अगर हम कोई यूलिप प्लान लेंगे तो थोड़ी प्रीमियम ज़्यादा आएगी, एंडोमेंट प्लान लेंगे तो थोड़ी प्रीमियम ज़्यादा आएगी। तो इसी तरीके से प्लान वाइज भी प्रीमियम डिपेंड करती है। और एज, अगर एज ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा है, एज कम है तो प्रीमियम कम है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो प्रीमियम पे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लगाती है इंश्योरेंस कंपनी, तो प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा आती है। अगर ऑक्यूपेशन है, भाई अगर पुलिस में है या फिर कोई आर्मी में है, तो आर्मी वाले को ऐसा नहीं है, आर्मी और पुलिस वाले को ऐसा नहीं कि हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो काम है वो रिस्की है, इस वजह से हम थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर उनको इंश्योरेंस देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक, अब रिबेट की बात करूँ मैं, रिबेट, तो रिबेट क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ऑफर सर्टेन रिबेट्स फॉर सम प्रपोज और मोड ऑफ प्रीमियम पे। अब देखिए, 4 तरीके के मोड ऑफ प्रीमियम होते हैं, हमको मालूम है 4 तरीके के मोड ऑफ प्रीमियम होते हैं। कौन कौन से मोड ऑफ प्रीमियम होते हैं? एक होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक, 4 तरीके के मोड ऑफ प्रीमियम रहते हैं। अब जब हम मंथली मोड की बात करते हैं तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास हर मंथ पैसा आता है, उनको अकाउंटिंग में खर्चा करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है उनको, अपने सारे अकाउंट्स टैली करने पड़ते हैं, ये हर मंथ उनको करना पड़ता है। तो इस चीज़ में इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा होता है। अगर हर मंथ करेंगे, उसकी जगह ही अगर हर साल करना पड़े उन्हें वही चीज़, मान लीजिए अगर मैं हर मंथ कुछ प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो उनको हर मंथ उस प्रीमियम को टैली करना पड़ेगा, उस प्रीमियम को अपडेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में कि कस्टमर ने प्रीमियम पे कर दिए, तो उनको हर मंथ वो चीज़ एक्सपेंडिचर, उनका खर्चा आएगा उस चीज़ को करने के लिए। अगर यही चीज़ मैं ईयरली मोड में कर दूं, तो ईयरली मोड में क्या होगा, मुझे हर मंथ वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो सेम है, टैली करने का खर्चा तो सेम है, चाहे हर मंथ करें चाहे हर ईयर करें। तो क्या होगा, हर ईयर उनको खर्चा करना पड़ेगा, उनको हर महीने खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। इस वजह से वो ईयरली मोड पे कुछ रिबेट या कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे LIC 2% का डिस्काउंट देती है ईयरली मोड पे, और 1% का डिस्काउंट देती है हाफ ईयरली मोड पे। मंथली मोड और क्वार्टरली मोड पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। तो इस तरीके से मोड ऑफ प्रीमियम पे हमको डिस्काउंट मिलता है या रिबेट मिलता है। अब बात करें सम प्रपोज की, ये तो हो गई बात मोड ऑफ प्रीमियम की। अब बात करें अगर हम सम प्रपोज की, तो देखिए 50,000 का सम अश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस की वैल्यू है, 50,000 का सम अश्योर्ड या फिर 5 लाख का सम अश्योर्ड, जो भी डेटा एंट्री होती है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता है उस इंश्योरेंस को पास करने में, उस इंश्योरेंस को कस्टमर को देने में, वो 50,000 का अगर इंश्योरेंस लेगा तो भी उतना ही है, और 5 लाख का लेगा तो भी उतना ही है। तो क्या होता है, अगर कोई कस्टमर ज़्यादा बड़ा इंश्योरेंस, अगर 5 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस लेता है, तो उनको क्या है, प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है,
इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम 50 लाख के हिसाब से ज़्यादा आएगा, 50,000 के हिसाब से कम आएगा। तो वो क्या करते हैं, बड़े सम अश्योर्ड पे उनको क्या करते हैं, कुछ डिस्काउंट या रिबेट दे देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा सम अश्योर्ड या सम प्रपोज लेंगे तो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। अगर मोड ऑफ प्रीमियम हम ईयरली या हाफ ईयरली रखते हैं तो हमको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, किसको, कस्टमर को। ठीक, तो इस वजह से भी प्रीमियम पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब बात करें एक्स्ट्रा चार्जेस की, तो मैंने जैसे बताया ऑक्यूपेशनल रिस्क। ऑक्यूपेशनल रिस्क मतलब भाई कोई फाइटर पायलट है, फाइटर प्लेन पायलट है, या कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, ठीक, कोई ऑयल रिग पे काम कर रहा है, ठीक है, तो इनकी क्या ऑक्यूपेशन की रिस्क ज़्यादा है, इनकी ऑक्यूपेशन की रिस्क ज़्यादा है, मतलब जो ये काम कर रहे हैं वो रिस्की काम है। कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस वाला है कोई, तो उनके काम में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, उनको रिस्क ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, उनका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक, तो इस वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस दे देती है। ठीक, दूसरी बात करें हेल्थ एलिमेंट्स। अब हेल्थ एलिमेंट्स में अगर मान लीजिए किसी को कोई भी बीमारी है, या डायबिटीज़ है, मान लीजिए डायबिटीज़ की बात करूं, या फिर एक्यूट शुगर है, या फिर अर्थराइटिस है, कुछ भी और कोई भी बीमारी हो सकती है। तो अगर कोई बीमारी है, हेल्थ एलिमेंट्स हैं, तो उसमें मेडिकल लगेगा। देखिए प्रपोजल फॉर्म जो रहता है, प्रपोजल फॉर्म में जो आप फॉर्म भरते हैं, कस्टमर फॉर्म भरता है, उसमें सब चीज़ें मेंशन रहती कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है कस्टमर को। ठीक, तो जब कस्टमर मेंशन करता है कि मुझे ये बीमारी पास्ट में हो चुकी है, मैं ठीक हूँ अब, या मुझे अभी ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो उस केस में क्या होता है, मेडिकल चेकअप इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, और उस बेसिस पर अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि नहीं, इनका रिस्क ज़्यादा है, ये बीमारी से इनको कुछ हानि पहुंच सकती है, या हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस बीमारी के कारण, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, जिसको हम हेल्थ एक्स्ट्रा कहते हैं, इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, हेल्थ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ इंश्योरेंस दे दिया जाता है कस्टमर को। वहीं अगर ऑक्यूपेशनल रिस्क की बात करूं तो इसमें क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को कुछ प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या कोई रिस्की जॉब में है तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ मिलता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रीमियम सबको समझ में आए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्रीमियम वो कॉस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है कस्टमर इंश्योरेंस खरीदने के लिए। ठीक, किस किस पे डिपेंड करती है, एज पे, हेल्थ पे, ऑक्यूपेशन पे, और कौन सा प्लान लिया है कस्टमर ने। रिबेट से डिस्काउंट की बात करें तो अगर ज़्यादा बड़ा सम अश्योर्ड होगा तो खर्चा उतना ही आएगा जितना छोटे सम अश्योर्ड पे आता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसको कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट देती है। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, जनरली मोड ऑफ प्रीमियम लेने पे इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट देती है। ठीक, एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करें तो ऑक्यूपेशनल रिस्क होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, इंश्योरेंस मिल जाएगा। हेल्थ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होगी, हेल्थ एलिमेंट्स कोई होंगे, कोई बीमारी होगी तो हेल्थ एक्स्ट्रा लगेगा, और इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को इंश्योरेंस दे देगी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। ठीक, अब प्रीमियम, ये तो होगी कौन कौन सी बातें प्रीमियम पे अफेक्ट करती हैं। अब प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रीमियम को डिटरमाइन करती हैं। ठीक, तो ये देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है मोर्टेलिटी कंपोनेंट, ठीक, इंटरेस्ट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, रिजर्व्स और बोनस लोडिंग। ये 5 चीज़ें प्रीमियम को मिला के बनाती हैं, 5 चीज़ें मिला के प्रीमियम बनाती हैं। ठीक, अब मोर्टेलिटी एंड इंटरेस्ट की बात करूं, ठीक, क्या होता है, चांस और लाइक्लीहुड दैट अ पर्सन विल डाई ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। अब देखिए
यंग पर्सन की मोर्टेलिटी कम होती है, ठीक। यंग पर्सन की डेथ के चांसेस कम होंगे अगर कंपेयर करें तो ओल्ड पर्सन के। अगर कोई 60 ईयर्स का आदमी है और कोई अगर 25 ईयर्स का आदमी है तो 25 ईयर्स के डेथ के चांसेस नेचुरल कॉजेज से कम होंगे कम इन कंपैरिजन टू 65 ईयर्स के आदमी के। तो अगर इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए 25 ईयर्स की एज में किसी ने इंश्योरेंस लिया है 25 ईयर्स का, तो उस पीरियड में, उस 25 ईयर्स में उसके डेथ के चांसेस क्या होते हैं, उसको कहते हैं मोर्टेलिटी रेट, ठीक। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि मान लीजिए 1000 लोगों को इंश्योरेंस दिया, ठीक, 1000 लोगों ने इंश्योरेंस लिया। अब इन 1000 में से डेथ होने के चांसेस कितने हैं? मान लीजिए 7 है, तो मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा? 7 इन 1000। ये मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा कि मतलब 1000 लोगों में से 7 लोगों के मरने के चांसेस है, 7 लोगों की डेथ के चांसेस है, तो उसको हम मोर्टेलिटी रेट कह देते हैं। अब वही चीज़ लिखिए, हायर एज होगी तो हायर मोर्टेलिटी होगा, हायर मोर्टेलिटी होगा तो हायर रिस्क होगी, हायर रिस्क होगी तो हायर प्रीमियम होगी। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी हाई एज वाले कस्टमर को इंश्योरेंस दे रही है तो उसकी मोर्टेलिटी के, उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं नेचुरल कॉजेज से, तो इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रिस्क उठा रही है। मोर्टेलिटी ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, जब हाई रिस्क उठाएगी तो प्रीमियम भी हाई लेगी। तो यही सिंपल सा लॉजिक है कि हाइयर एज में क्यों हमारा प्रीमियम ज़्यादा आता है। इसी को कंपेयर करें अगर लोअर एज वाले को, तो लोअर एज के नेचुरल कॉजेज से डेथ के चांसेस बहुत कम है, उसकी मोर्टेलिटी बहुत लो है, तो इसलिए रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे कम आएगा, इसलिए प्रीमियम भी कम होगी, ठीक। अब इसमें इंटरेस्ट की बात करें, ठीक, इंटरेस्ट की बात करें तो हायर द इंटरेस्ट लोअर द प्रीमियम, ठीक। अब इसमें इन्फ्लेशन की बात की जाती है कि आज के, अगर मैं बात करूं आज का 5 रुपये, या 5 रुपये बोल रहा हूं, आज का 10 रुपीज़, आज का 10 रुपीज़ और आज से 10 साल बाद का 10 रुपीज़ क्या सेम वैल्यू का रहेगा? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, वो लगेगी, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है आज से 10 साल बाद जो 10 रुपीज़ की वैल्यू है वो 6 रुपये ही बचे। मतलब ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में आ रहा है, ठीक, आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में आ रहा है, और आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपये में आता था, ठीक। तो 1 लीटर वैल्यू तो 1 लीटर ही है, लेकिन क्या हुआ, वो 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। तो मतलब आज का जो 100 रुपये है वो 5 साल पहले के 80 रुपये के बराबर है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक। मतलब आज जो हम चीज़ खरीद पा रहे हैं, अगर 5 साल पहले की बात करें तो वही चीज़ हम सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। तो मतलब आज का जो 100 रुपये है वो 5 साल पहले के 80 रुपये के बराबर हुआ। तो वही चीज़ इंश्योरेंस के साथ भी होती है। इंश्योरेंस क्या कहता है कि अगर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट, हम बैंक वाला इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहे, हम इंटरेस्ट रेट बात करें इन्फ्लेशन की, कि अगर आज का इन्फ्लेशन 6% है और अगर हम ये देखते जाएं कि अगर ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशन होगा तो जो प्रीमियम है वो कम आएगी। खुद आप सोचिए, अगर इन्फ्लेशन 10% से बढ़ेगा, बाई चांस अगर 10% से बढ़ता है, तो आज के 10 रुपये की वैल्यू आने वाले टाइम में, अगर 5 साल की बात करें तो 11 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के आज का 10 रुपये, और आज से 5 साल के बाद का 11 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के बराबर होगी, ठीक। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही कम प्रीमियम आएगा, जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही कम प्रीमियम आएगा। तो इसका बात ध्यान रखना। अब जो नेट प्रीमियम है, मोर्टेलिटी चार्जेस प्लस इंटरेस्ट, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इन्फ्लेशन इफेक्ट कैसे करता है। देखिए, आपने प्रीमियम जो है इंश्योरेंस की, आप मान लीजिए आप साल के 50,000 रुपीज़ भर रहे हैं इंश्योरेंस में, ठीक। आपकी प्रीमियम, ये प्रेजेंट प्रीमियम है आपकी। अब ये जो प्रीमियम है ये तो फिक्स रहने वाली है,
आगे 10 साल बाद भी ये 50,000 रुपये ही आप भरोगे, ठीक। लेकिन जो 10 साल बाद के 50,000 रुपये होंगे और आज के जो 50,000 रुपये होंगे, उनकी वैल्यू में बहुत डिफरेंस होगा। आप 10 साल बाद 50,000 रुपये में की वैल्यू हो सकता है 20,000 रुपये की रहे। जो चीज़ आप 50,000 रुपये में आज खरीद सकते हो, वो मान लीजिए 10 साल बाद आपको 1,00,000 रुपये की मिले। समझ रहे हैं आप बात को? इन्फ्लेशन का इफेक्ट समझ रहे हैं कि भाई जो चीज़ आप 10 साल बाद 50,000 रुपये की 1,00,000 रुपये की खरीद रहे हैं, वही चीज़ आज आप 50,000 रुपये की खरीद पा रहे हैं। तो इस चीज़, क्योंकि प्रीमियम सेम है, तो आज की बढ़ी हुई प्रीमियम और आगे की प्रीमियम को बैलेंस आउट कर देता है ये। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा, उतना कम ही प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा अभी के टाइम में। आगे आने वाले समय में, जो आगे आने वाले समय में प्लान्स आएंगे, हो सकता है उनका प्रीमियम थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन आपका प्रीमियम अगर आपने आज इंश्योरेंस लिया है तो वो फिक्स हो गया है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। अब नेट प्रीमियम क्या होती है? मोर्टैलिटी चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। तो जो भी मोर्टैलिटी चार्जेस है और जो भी इंटरेस्ट का इफेक्ट है, दोनों को मिला के हम नेट प्रीमियम बनाते हैं, ठीक। अब ग्रॉस प्रीमियम की बात करें तो नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या चीज़ है? लोडिंग क्या होता है? एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड द रिजर्व्स, ठीक। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्चा है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, प्लस एजेंट का कमीशन, प्लस रेंट हो सकता है, प्लस लाइट बिल, और भी बहुत सारी चीज़ें एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं वो हमने देख लिए। मतलब मैनेजमेंट के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक, वो एक्सपेंसेस हम देखेंगे। प्लस क्या क्या उनके पास रिजर्व में है, उनके पास ऑलरेडी उनके अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में क्या क्या रिजर्व में है, ठीक। तो अगर उनके मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस रिजर्व से ज़्यादा हो रहे हैं, उनके पास जो ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है उनके बैंक अकाउंट में, अगर उनके एक्सपेंसेस, उनके इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि खर्चा निकालना है। और अगर उनके रिजर्व में इतना पैसा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कितना भी एक्सपेंस हो जाए, एक्सपेंसेस रिजर्व से कम है, तो प्रीमियम वो कम कर सकते हैं। इस चीज़ पे भी प्रीमियम डिपेंड करेगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस ग्रेटर देन रिजर्व्स, तो इस केस में क्या होगा? प्रीमियम जो है इंक्रीज होगी, ठीक। अगर एक्सपेंसेस लेस देन रिजर्व्स, इस केस में क्या होगा? प्रीमियम डिक्रीज होगी, ठीक। ये होता है। अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा, अगर खर्चे कम हैं तो कम भी अर्न करेंगे तो चलेगा। वही चीज़ इनके इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी होती है, ठीक है। अब बात करें लैप्सेस और कंटिंजेंसी। अब लैप्सेस क्या होते हैं? लैप्स मतलब पॉलिसी का लैप्सेशन, लैप्स मतलब पॉलिसी का लैप्सेशन। पॉलिसी लैप्सेशन की मैं बात करूं अगर, तो मान लीजिए कोई कस्टमर है, कस्टमर ने 3 इयर्स प्रीमियम पे किया और 3 इयर्स के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, ठीक। कस्टमर्स ने 3 इयर्स प्रीमियम पे किया और 3 इयर्स के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, तो क्या होगा?
पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो कस्टमर से प्रीमियम लेती हैं, कस्टमर को रिटर्न्स देने के लिए और कस्टमर की रिस्क के लिए इंश्योरेंस कंपनी भी उनके दिए हुए प्रीमियम को जगह जगह पे इन्वेस्ट करती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब जब कोई कस्टमर पॉलिसी लैप्स कर देता है, मतलब वो प्रीमियम देना बंद कर देता है, तो क्या होता है, जो इनकमिंग पैसा आ रहा था इंश्योरेंस कंपनी के पास उस कस्टमर से, वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आगे वही जो पैसा उसने सोच के रखा था कि मेरे को ये 25 साल तक मेरे को या 10 साल तक मुझे कस्टमर प्रीमियम पे करेगा, तो मैं 10 साल तक ये पैसा इस जगह पे लगा सकती हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास वो पैसा आना बंद हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी भी उधर पैसा नहीं लगा पा रही। इस वजह से क्या हुआ, वो पॉलिसी लैप्स हो गई और इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को उस तरीके से एक छोटा मोटा या थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी जाएगी, प्रीमियम बढ़ा के। तो वही चीज़ है, अगर पॉलिसी लैप्स होती है तो प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। कंटिजेंसी की बात करूं तो कंटिजेंसी क्या है, जैसे कोविड आया था तो कोविड में क्या हुआ, आपने एक चीज़ देखी हो कि कोविड में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी थी, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात करूँगा, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम आपको क्लेम नहीं दे सकते क्योंकि डेथ्स बहुत सारी हो रही थी। फिर IRDA ने उनको बोला कि नहीं, आपको कोविड के क्लेम्स पास करने पड़ेंगे, तब जाके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ ने कोविड के क्लेम पास करना चालू किए। लेकिन क्या हुआ, इतने सारे क्लेम्स आने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज़ पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया। ठीक, जब बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो रिज़र्व्स थे, अभी हमने रिज़र्व्स देखना चालू किया, तो रिज़र्व्स ख़त्म होने लगे। अब जब रिज़र्व्स ख़त्म होने लगे, लेकिन एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहते क्योंकि क्लेम पास करने के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी देना है, हर चीज़ हो रही है, तो रिज़र्व्स कम होने लगे, एक्सपेंसेस बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे रिज़र्व्स कम होते गए, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, तो प्रीमियम उनको मजबूरी में प्रीमियम बढ़ानी पड़ी। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कोविड के बाद से प्रीमियम में, अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करूँ तो प्रीमियम में ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीमेंट आया है, टर्म इंश्योरेंस में खासकर। तो इस वजह से ये कंटिजेंसी में आ गया। कंटिजेंसी मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लोड आ गया तो प्रीमियम बढ़ाना पड़ सकता है। तो यही सब चीज़ें, पॉलिसी लैप्सेशन के कारण भी, अगर पॉलिसी लैप्सेशन हाई रहेगा तो प्रीमियम भी हाई रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उनको अपने जो दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट है मनी मार्केट में या फिर डेट फंड में जो उनको पैसा लगाना है, कहीं ना कहीं से तो उनको वो पैसा निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से प्रीमियम हाई करना पड़ेगा उनको। और कंटिजेंसी, अगर एकदम से बहुत सारे क्लेम्स आ जाते हैं तो उस केस में भी प्रीमियम हाई करना पड़ता है। अब बात करें बोनस लोडिंग की। बोनस लोडिंग क्या होता है, अगर किसी वजह से मान लीजिए उनके पास, उनको देखिए, जब इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होता है किसी चीज़ से, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो प्रॉफिट में से खर्चा निकाल के, अपना जो ज़रूरी खर्चा है वो खर्चा निकाल के, मतलब अपना जो उनको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसमें से खर्चा निकाल के जो नेट प्रॉफिट है वो पॉलिसी होल्डर्स को बांट देती है। तो जो नेट प्रॉफिट रहता है इंश्योरेंस कंपनी का, नेट प्रॉफिट वो पॉलिसी होल्डर्स को देती है इंश्योरेंस कंपनी। जो हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्लान में, ट्रेडिशनल प्लान्स में इंडोमेंट प्लान देखा था, जो विद प्रॉफिट इंश्योरेंस, जो पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्लान देखा था, वो यही है। तो नेट प्रॉफिट में से पॉलिसी होल्डर्स को पैसा दे दिया जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, एक साल बोनस एक साल क्या हुआ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो पॉलिसी होल्डर्स में बांट दिया। अब सेकेंड ईयर क्या हुआ, प्रॉफिट बहुत कम हुआ, उनके एक्सपेंसेस भी नहीं निकल पा रहे थे इंश्योरेंस कंपनी के। तो क्या हुआ, प्रॉफिट पिछले साल का बोनस लोडिंग के कारण, मतलब जो बोनस उन्होंने प्रॉफिट जो पॉलिसी होल्डर्स को दिया था, अगर वो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बचा लेते तो उनका नेक्स्ट ईयर भी सेव हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर्स को बांट दिया। अब नेक्स्ट ईयर में उनको उनका प्रॉफिट कम हुआ, तो अब क्या हो, इस केस में क्या होगा, उन्हें प्रीमियम बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं।
ठीक, तो नेट प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर्स को बांटने के कारण फर्स्ट ईयर में नेट प्रॉफिट हाई था, सेकेंड ईयर में नेट प्रॉफिट लो। जब नेट प्रॉफिट लो हुआ तो इस वजह से प्रीमियम हाई करना पड़ा इनको। ठीक है, ये बात हुई। अब सरप्लस एंड बोनस, बोनस लोडिंग और सरप्लस एंड बोनस अलग बातें, अलग अलग हैं। ठीक, सरप्लस क्या होता है? एक्सेस वैल्यू ओवर लायबिलिटीज़। ठीक, ये कह सकते हैं कि एसेट, जो इंश्योरेंस कंपनी का एसेट है और जो लायबिलिटीज़ हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सरप्लस कहलाता है। अब एसेट इंश्योरेंस कंपनी का क्या है? प्रीमियम। और लायबिलिटी क्या है? क्लेम। ठीक है, सीधी बात है भाई। प्रीमियम उनकी क्या है? इनकम है। क्लेम क्या है? एक्सपेंस है। ऐसा तो है नहीं इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे, क्लेम तो देना पड़ेगा। अब उस क्लेम को देने के लिए प्रीमियम भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर प्रीमियम क्लेम से ज़्यादा है तो वो सरप्लस बन जाएगा। अगर क्लेम प्रीमियम से ज़्यादा है तो वो एक लायबिलिटी बन जाएगा। और इस केस में अगर क्लेम प्रीमियम से ज़्यादा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी घाटे में जाएगी, लॉस में जाएगी, और बंद होने के चांसेस भी इंश्योरेंस कंपनी के ज़्यादा हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी होगी, काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज बंद की गई हैं और काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज भी किया गया है। मर्ज क्यों किया गया? क्योंकि उनकी क्लेम्स ज़्यादा आ गए थे कोविड टाइम में और उनका प्रीमियम उतना आया ही नहीं था। एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आई थिंक सो ये एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, एक्साइड लाइफ को मर्ज किया गया है एचडीएफसी से, क्योंकि इनके पास क्लेम्स बहुत ज़्यादा थे। टर्म प्लान इनका बहुत सस्ता था जो कि फिट नहीं बैठता इनके बोनस से, इनके अकाउंट से फिट नहीं बैठ रहा था, जिस वजह से एक्साइड लाइफ को मर्ज किया गया एचडीएफसी में। ठीक, तो ये हुआ, सरप्लस एंड बोनस की बात हुई है। अब बोनस क्या होता है? अब देखिए क्या लिखा है, सरप्लस हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग पॉलिसी होल्डर एज बोनस। ठीक, जो भी नेट प्रॉफिट है, सरप्लस इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने क्या देखा था? एसेट माइनस लायबिलिटीज़। आपके पास प्रीमियम आया, आपने सारे क्लेम दे दिए, उसके बाद आपने क्या किया? अपना खर्चा निकाला, एम्प्लॉय की सैलरी, आपका रेंट, लाइट बिल, वो सब चीज़ें निकाली। उसके बाद जो पैसा बचा वो आपने किसको दे दिया? पॉलिसी होल्डर्स को दे दिया बोनस के रूप में। अब सबसे कॉमन तरीके का बोनस कौन सा होता है? रिविजनरी बोनस। रिविजनरी बोनस, ठीक, कॉमन फॉर्म ऑफ बोनस एडेड एवरी ईयर। इसके भी रिविजनरी बोनस के टाइप क्या होते हैं? टर्मिनल बोनस, सुपर कंपाउंड बोनस, कंपाउंड बोनस, सिंपल रिविजनरी बोनस। ठीक है, सिंपल रिविजनरी बोनस की बात मैं करूं तो इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक, मान लीजिए किसी ने सम अश्योर्ड लिया, इंश्योरेंस लिया 1 लाख रुपीज़ का। ठीक, 1 लाख रुपीज़ का सम अश्योर्ड लिया। ठीक, अब इंडिया में जनरली प्रैक्टिस कैसी है? अमाउंट पर 1000 सम अश्योर्ड। ठीक, अमाउंट पर 1000 सम अश्योर्ड, मतलब हर 1000 रुपये पे, फॉर एवरी 1000 रुपीज़, इंश्योरेंस कंपनी हर साल 70 रुपीज़ कस्टमर को देगी। हर 1000 रुपीज़ पे इंश्योरेंस कंपनी हर साल 70 रुपीज़ कस्टमर को देगी, मतलब 7% हो गया ये एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन इंडिया में जनरली कैसा वो है, कोई नहीं बोलता कि 7% दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा हर 1000 रुपये पे 70 रुपये इंश्योरेंस कंपनी हर साल आपके जो इंश्योरेंस का फंड है, आपका जो मनी एक्यूमुलेट हो रहा है, उसमें ऐड करेगी। हर 1000 रुपये पे 70 रुपये ऐड करेगी। अब आपने कितना लिया था इंश्योरेंस? 1 लाख रुपीज़ का, मतलब 1 लाख पे कितना रुपीज़ ऐड हो जाएगा? 7000 रुपीज़। तो मतलब 1 लाख पे 7000 रुपीज़ ऐड करेगी इंश्योरेंस कंपनी हर साल। ठीक, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? 100,000 होते हैं, 100,000।
जब 70 रुपये 1000 रुपये पे 70 ऐड कर रही है तो 1 लाख पे 70,000 रुपये ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल रिविजनरी बोनस कैलकुलेट किया जाता है। अभी जो 70,000 रुपीज़ एवरी ईयर ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में ऐड किया उन्होंने 70,000, सेकेंड ईयर में 70,000, तो ये जो 70,000 है ये आपके 1 लाख प्लस एडिशनल हो रहा है। मतलब ये आपका हर साल 70,000 आपके फंड में ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके तुरंत मिल जाएगा, आपके फंड में ही ऐड हो रहा है 70,000 रुपीज़। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले चैप्टर में इसी के ऊपर एक कंसेप्ट आएगा। जब हम सरेंडर की बात करेंगे या क्लेम की बात करेंगे तब इसी के ऊपर एक कंसेप्ट आएगा, तो वो बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सिंपल रिविजनरी बोनस क्या होता है? हर साल एक बोनस अमाउंट पर 1000 रुपीज़ आपके जो मनी एक्यूमुलेट है उसमें ऐड होता जाएगा। अब इसी जगह पे किसी ने अगर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया होता तो हर साल कितना ऐड हुआ होता? 70,000 रुपीज़ हर साल ऐड हुआ होता। ठीक, तो ये कह जाता है सिंपल रिविजनरी बोनस। ठीक, हर साल ये ऐड होता जाएगा, एवरी ईयर 70,000 रुपीज़ ये ऐड होता जाएगा। अब कंपाउंड बोनस की बात करूं तो कंपाउंड बोनस क्या होता है? ये बोनस पे बोनस होता है। ठीक, ये जनरली ऐड होता है कैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर आया, आपने 1 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड लिया, 1 लाख का सम एश्योर्ड है, फर्स्ट ईयर के बाद 70,000 ऐड हुआ तो कितना हो गया? 1,70,000। ठीक, अब जो बोनस लगेगा वो 1,70,000 पे बोनस ऐड होगा। ठीक, तो ये बोनस पे बोनस ऐड होता है कंपाउंड बोनस। ठीक, सिंपल रिविजनरी बोनस सिंपल इंटरेस्ट की तरह चलता है, कंपाउंड बोनस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलता है। बस ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो बोनस के ऊपर बोनस ऐड हो रहा है तो वो कंपाउंड बोनस ऐड हो रहा है। ठीक, और ये भी हर साल ऐड होता है। फिर बात करें टर्मिनल बोनस की। टर्मिनल बोनस क्या होता है? इसको हम फाइनल एडिशनल बोनस भी कहते हैं। फाइनल एडिशनल बोनस भी हम इसको कहते हैं। फाइनल एडिशनल बोनस क्या होता है कि जब आप अपनी पॉलिसी का टर्म पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप बीच में पॉलिसी बंद नहीं करते हैं और पूरा का पूरा पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड ऑफ पॉलिसी टर्म में एक एडिशनल बोनस, आपको एक टर्मिनल बोनस ऐड होकर मिलता है उस पॉलिसी में। वो कोई भी अमाउंट का, उस टाइम पे जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी के पास जितना प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से आपको टर्मिनल बोनस ऐड होकर मिलता है। ठीक, तो मान लीजिए 25 ईयर्स की पॉलिसी है आपकी, तो जब 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 25 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद एक एंड में बोनस मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से बोनस ऐड होते हैं आपकी पॉलिसी में? पहला सिंपल रिविजनरी बोनस, ठीक, सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस कंपाउंड बोनस प्लस टर्मिनल बोनस। ये एवरी ईयर, ये भी एवरी ईयर, और ये एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। ठीक, ये होकर मिलता है। ठीक है, तो हमें बोनस समझ में आया, प्रीमियम को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है वो समझ में आई, प्रीमियम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमको वो भी समझ में आया। ठीक, इस सेशन में इतना ही। आगे आने वाले सेशन में जो हमारा डे 3 का सेशन रहेगा, ये डे 2 का सेशन है, डे 3 का जो सेशन रहेगा उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि पॉलिसी लेते समय पॉलिसी लेते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं पॉलिसी लेते समय, उस कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट और है, जब भी आप
करते हैं, जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके नोट्स, आपको 2 घंटा इसको देना है तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।